नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन में इंडक्शन मोटर की डिजाइन्स में आज समझते हैं कि आउटपुट इक्वेशन किस प्रकार स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग के साथ जो हमारी मेन डायमेंशंस हैं, एयर गैप की डायामीटर और ग्रॉस कोर लेंथ, उसको आउटपुट से कैसे रिलेट करती है। शुरू करें आज की स्टडी लेसन। उससे पहले ये बताना जरूरी रहेगा कि हमारी सारी लर्निंग वीडियोस के नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीपीटी की फॉर्म में लिंक के रूप में दिए हुए होते हैं, जिन्हें आप शेयर करके अपनी स्टडीज को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। इंडक्शन मोटर्स आज की तारीख में सबसे बेहतरीन, मजबूत, पॉपुलर और इकोनॉमिक इलेक्ट्रिक प्राइम मूवर हैं। इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन बहुत रग्ड है, इनकी डिजाइन मेंटेनेंस फ्री है और ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिक मोटर है। एक इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन में जो बेसिक कंपोनेंट है वो एक स्टेशनरी आर्मेचर है, एक रोटर की वाइंडिंग है जो रेस्पेक्टिव मैग्नेटिक सर्किट्स में इंसुलेटिंग मटेरियल्स के साथ अरेंज किए हुए होते हैं। जो मैकेनिकल पावर डेवलप होती है वो लोड को ट्रांसफर कर दी जाती है और वर्किंग के दौरान जो लॉसेस से हीट जनरेट होती है उन्हें डेसिपेट करने का काम कूलिंग सिस्टम करता है। आर्मेचर की कोर में एक 3 फेज स्पेस डिस्प्लेस वाइंडिंग में 3 फेज टाइम डिस्प्लेस एक्साइटेशन की मदद से हम यहाँ रोटर के चारों तरफ एयर गैप में एक रिक्वायर्ड अमाउंट का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। आर्मेचर की डिजाइन इस तरह से की हुई होती है कि वर्किंग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाते समय इसमें मिनिमम मैग्नेटाइजिंग करंट की आवश्यकता हो और कोर लॉसेस भी लीस्ट हो। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखे गए रोटर के चालकों से जुड़ने वाला फ्लक्स समय के साथ बदलता है और इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो ईएमएफ से करंट सर्कुलेट होता है वो एंड्रिक से शॉर्ट सर्किटेड रोटर वाइंडिंग में फ्लो करके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट होकर एक रोटेटिंग टॉर्क बनाता है जो शाफ्ट के साथ कपल्ड लोड को मैकेनिकल पावर के रूप में उपलब्ध हो जाता है। हमारी स्टेटर और रोटर दोनों की कंडक्टर्स में सफिशिएंट करंट कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि इनमें कॉपर लॉसेस कम हो और टेम्परेचर राइज विद इन लिमिट्स रहे। हम कोर में एडी करंट लॉसेस को कम रखने के लिए 2 लेमिनेशंस के बीच में भी इंसुलेशन रखते हैं। यहाँ वाइंडिंग के जो कॉपर वायर्स स्टेटर में हम यूज कर रहे हैं वो एनेमल्ड होते हैं और स्लोट्स में वाइंडिंग को बनाते समय रिक्वायर्ड इंसुलेशन को डिजाइन में इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारे करंट को प्रेस्क्राइब्ड पाथ में कन्फाइंड रखा जा सके और मशीन के दूसरे पार्ट्स को इलेक्ट्रिकली उनसे आइसोलेट बनाया जा सके। वर्किंग के दौरान कोर में जो आयरन लॉस होते हैं और वाइंडिंग्स में जो कॉपर लॉस होते हैं उससे जो हीट जनरेट होती है उस हीट को डेसिपेट करने का काम कूलिंग सिस्टम करता है ताकि टेम्परेचर राइज विद इन लिमिट रहे। एक इंडक्शन मोटर के उपयोग के दौरान जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है और जो मशीन के स्पेसिफिकेशन हमें बताए हुए होते हैं, जैसे मोटर का रेटेड आउटपुट पावर क्या है, वो किस वोल्टेज पे ऑपरेट होगी, वो सिंगल फेज है या 3 फेज है, किस स्पीड पे चलेगी, क्या ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, उसके स्टेटर वाइंडिंग का कनेक्शन हम कैसा रखेंगे, अगर वो 3 फेज है तो क्या रनिंग में डेल्टा कनेक्ट रहती है या स्टार कनेक्ट रहती है, हम रोटर किस तरह का लेंगे, स्क्वाइल केज या स्लिप रिंग, वर्किंग कंडीशंस हमारी मोटर की क्या है, स्टार्टिंग कंडीशंस क्या चाहिए, रनिंग में एफिशिएंसियों की रिक्वायरमेंट क्या है, शाफ्ट का एक्सटेंशन कैसा होगा। इन सब जानकारियों के आधार पे एक डिजाइनर है वो एक इंडक्शन मोटर के सभी जो हिस्से हैं उनकी फिजिकल डायमेंशंस और डिटेल्स का पता करता है। एक सक्सेसफुल डिजाइन के आउटकम के तौर पे हमें स्टेटर की ये जो मेन डायमेंशंस हैं, इस एयर गैप का डायामीटर और जो कोर की ग्रॉस लेंथ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हम स्टेटर वाइंडिंग की डिटेल्स पता करते हैं, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शंस क्या लेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स क्या लेंगे, स्टेटर में स्लोट्स में वाइंडिंग का अरेंजमेंट किस तरह का करेंगे। इसी तरह से हम रोटर में स्लोट्स कितने लेंगे, रोटर के कंडक्टर की क्या डायमेंशंस लेंगे, रोटर की डिटेलिंग्स पता करते हैं और इंडक्शन मोटर की जो डिफरेंट परफॉर्मेंस पैरामीटर हैं, नो लोड करंट क्या रहेगा, वर्किंग पावर फैक्टर क्या रहेगा, रनिंग एफिशिएंसी और टॉर्क की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, इनकी कैलकुलेशंस भी हम एक डिजाइन के द्वारा कर सकते हैं। एक डिजाइन में डिजाइनर जो बेसिक हमारी डिजाइन इक्वेशंस होती हैं, जो अलग अलग प्रकार के हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं उनकी जो जानकारी
है, मटेरियल में जो स्पेसिफिक लोडिंग रखी जा सकती है, जो हमारे परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स हैं, आयरन लॉस, कॉपर लॉस, नो लोड करंट, पावर फैक्टर, टेम्परेचर राइज, एफिशिएंसीज, इन सब को ध्यान में रखते हुए एक डिजाइन को करता है। एक डिजाइन में वो सारी जानकारियां उपलब्ध होती हैं जिनकी मदद से हम जो मटेरियल और टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है उनसे हम सबसे इकोनॉमिक तरीके से इंडक्शन मोटर को मैन्युफैक्चर करेंगे और हमारी जो मोटर है वो स्पेसिफिकेशंस के साथ साथ जो हमारी ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें भी पूरा करेगी। जब एक डिजाइनर डिजाइन करता है तो वो मटेरियल, टेक्नोलॉजी और प्रोसेस के बारे में जो लिमिटेशंस हैं उनके बारे में भी ध्यान रखता है। जैसे मैग्नेटिक मटेरियल में एक सीमा से अधिक फ्लक्स घनत्व होने पर सैचुरेशन की कंडीशंस पैदा हो सकती हैं। हमारी मशीन्स में एफिशिएंसी कम होने से, लॉसेज ज्यादा होने से, टेम्परेचर राइज परमिसिबल लिमिट से ज्यादा हो सकता है। हमें इंसुलेटर में मैक्सिमम टेम्परेचर विदस्टैंड की क्या कैपेसिटी है और उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या मैक्सिमम वोल्टेज स्ट्रेस अनुभव कर सकती है उसका भी ध्यान रखना है। और हमारा मोटर का ऑपरेटिंग पावर फैक्टर, वर्किंग और स्टार्टिंग में टॉर्क जनरेशंस क्या रहेगा और जो दूसरे स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस हैं और जो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट्स हैं उन सब को हमारी डिजाइन फुलफिल करेगी। हम कह सकते हैं कि एक अच्छी डिजाइन है वो मोटर में जो आयरन पार्ट लगता है, वाइंडिंग में जो कंडक्टर पार्ट लगता है, दूसरे इंसुलेशन और कूलिंग के जो अरेंजमेंट्स होते हैं उन सब में एक सुंदर एग्रीमेंट बनाना है। और वो एग्रीमेंट बनाते हुए हम ये जो ऊपर हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं और लिमिटेशंस हैं उनका भी ध्यान रखते हैं। एक अच्छी डिजाइन का उद्देश्य है कि हम एक इंडक्शन मोटर की न केवल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ध्यान में रखें बल्कि उसकी ऑपरेशन के दौरान जो लॉसेस के रूप में कॉस्ट कंपोनेंट है, रनिंग कॉस्ट और जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं और दूसरी परफॉर्मेंस है उन सभी को हम ऑप्टिमाइज कर सकें। तो हम कह सकते हैं कि एक अच्छी डिजाइन है वो सारी लिमिटेशंस के बावजूद भी एक ऐसी इंडक्शन मोटर को बनाएगी जो सारे स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस को भी पूरा करेगी और कस्टमर की नीड्स भी सेटिस्फाई करेगी। एक इंडक्शन मोटर की डिजाइन की शुरुआती स्टेज आउटपुट इक्वेशन है। ये एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो मोटर के मैकेनिकल आउटपुट को रिलेट करता है उसकी मेन फिजिकल डायमेंशन से, जो दो हैं, हमारा जो रोटर और स्टेटर के बीच में एयर गैप है उसकी डायामीटर और जो स्टेटर की आयरन कोर है उसकी ग्रोस लेंथ, इन दोनों मेन डायमेंशंस को डी और एल को ये आउटपुट के साथ जो हम कंस्ट्रक्शन में मटेरियल इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक और कंडक्टर, उनमें जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक लोडिंग्स होती हैं उनका एक रिलेशन है। और इस आउटपुट इक्वेशन को हम डिराइव करते हुए जो एसी मशीन में इंड्यूस ईएमएफ की इक्वेशन है, हमारी फ्रीक्वेंसी की स्पीड से जो रिलेशनशिप है और जो हमारे टोटल आर्मेचर में एम्पियर कंडक्टर्स हम वाइंडिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं उन सबको रिलेट करता है। जरा समझते हैं कि एक इंडक्शन मोटर की आउटपुट इक्वेशन को हम किस तरह से डिराइव करते हैं। हमें पता है कि एक मोटर में जो एफिशिएंसी है वो आउटपुट और इनपुट का रेशो होता है। तो हम एक इंडक्शन मोटर के मैकेनिकल आउटपुट को इनपुट और एफिशिएंसी के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। और एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो इलेक्ट्रिकल इनपुट है वो 3V फेज I फेज cos phi हो गया है, जहां V फेज और I फेज रेस्पेक्टिवली पर फेज RMS वोल्टेज और RMS करंट्स हो गया है। और ये फाई मोटर के ऑपरेशन के दौरान करंट फेजर का वोल्टेज फेजर के साथ फेज डिफरेंस एंगल है और उसका कोसाइन ये cos phi मोटर का ऑपरेटिंग पावर फैक्टर हो गया है। और नीटा यहाँ मोटर की वर्किंग कंडीशंस में फुल लोड पे एफिशिएंसीज हैं और हम इस वॉट एक्सप्रेशन को किलोवाट में बदलते हुए ये 10 की पावर -3 का एक मल्टीप्लायर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मोटर की पर फेज वोल्टेज को पर फेज इंड्यूस्ड ईएमएफ से लगभग बराबर मान लेते हैं तो हम वी फेज की जगह पर फेज ईएमएफ का जो एक्सप्रेशन है 4.44 f phi जो पर पोल फ्लक्स है और ये हमारी मोटर की पर फेज वाइंडिंग में टर्न्स हो गई हैं। और वाइंडिंग क्योंकि शॉर्ट पिच और डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो हमें एक वाइंडिंग फैक्टर जो पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का प्रोडक्ट होता है वो भी कंसिडरेशन में करना होगा। तो हम वोल्टेज की जगह इस एक्सप्रेशन में जब 4.44 f phi और टर्न्स पर फेज की जगह हम कंडक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं और 2 कंडक्टर मिलकर एक टर्न्स बनाते हैं तो हमारे टर्न से दुगनी संख्या में कंडक्टर्स हैं। तो 2 टाइम टर्न्स की जगह अगर हम Z पर फेज नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज लिखते हैं तो हमारा जो आउटपुट इक्वेशन में V फेज है उसकी जगह ये एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं। यहाँ F सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है, phi फ्लक्स पर पोल है, T pH पर फेज वाइंडिंग में टर्न्स हैं, Z pH पर फेज वाइंडिंग में कंडक्टर्स हैं और ये KW
Kw वाइंडिंग फैक्टर है। मोटर के आउटपुट को सिंप्लीफिकेशन के लिए हम वी फेज की जगह पर फेज कंडक्टर का एक एक्सप्रेशन फ्रीक्वेंसी और पर पोल फ्लक्स के साथ जब हम यहाँ लिखते हैं, ध्यान रहे कि ये Kw आर्मेचर वाइंडिंग में वाइंडिंग फैक्टर है जो पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का प्रोडक्ट होता है और रफली इसकी वैल्यू 0.9 से 0.95 के बीच में हो सकती है। ये आई फेज cos फाई और एफिशिएंसी के एक्सप्रेशन हमारे आउटपुट को रिलेट कर रहे हैं। हम इस एक्सप्रेशन में फ्रीक्वेंसी को मोटर के एयर गैप में जो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट होने वाले मैग्नेटिक फील्ड है उसकी सिंक्रोनस स्पीड से रिलेट कर सकते हैं और एक मशीन में रिवोल्यूशन पर मिनट में जो सिंक्रोनस स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी के साथ नंबर ऑफ पोल के साथ ये रिलेशन रखती है F=P/120। अगर हम इस सिंक्रोनस स्पीड को पर मिनट की बजाय पर सेकंड के रूप में, रिवोल्यूशन पर सेकंड के रूप में अगर लिखना चाहें तो 60 का डिवीजन करने के बाद फ्रीक्वेंसी का ये एक्सप्रेशन हो गया है और हम यहाँ फ्रीक्वेंसी की जगह नंबर ऑफ पोल रिवोल्यूशन पर सेकंड बाई 2 रखते हैं तो हमारा जो आउटपुट इक्वेशन है उसका एक नया फॉर्मेट आ गया है। अब इस फॉर्मेट को मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करते हुए हमने पर पोल फ्लक्स को नंबर ऑफ पोल से मल्टीप्लाई करके मोटर के एयर गैप में स्टेटर आर्मेचर से प्रोड्यूस सारा फ्लक्स टोटल मैग्नेटिक लोडिंग हो गया है। इसी तरह से हमारे तीनों फेज में पर फेज अगर कंडक्टर जेड फेज है और उनका फेज करंट आई फेज है तो ये सारे कंडक्टर के एम्पियर कंडक्टर्स हो गए हैं। वाइंडिंग फैक्टर cos फाई और एफिशिएंसी नीटा एक टिपिकल ऑपरेटिंग कंडीशंस के लिए कुछ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो गया है और ये रिवोल्यूशन पर सेकंड में हमारी स्पीड हो गई है। तो हम पा रहे हैं कि हमारे मोटर का जो आउटपुट है वो कुछ कांस्टेंट वाइंडिंग फैक्टर जो पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का प्रोडक्ट है, रफली इसकी वैल्यू 0.9 से 0.95 के बीच में रहती है और ये फुल लोड पे मोटर का ऑपरेटिंग पावर फैक्टर हो गया है और ये उसकी फुल लोड पे ओवरऑल एफिशिएंसी हो गई है। इन कांस्टेंट के प्रोडक्ट के साथ हम टोटल मैग्नेटिक लोडिंग, टोटल इलेक्ट्रिक लोडिंग और स्पीड के प्रोडक्ट के रूप में समझ सकते हैं। यहाँ फाई फ्लक्स पर पोल है और पी पोल का जो सारा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आर्मेचर पेरिफेरी के सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया पर गिरता है उसे हम स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग के साथ आर्मेचर की सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया से रिलेट कर सकते हैं। इसी तरह से हम टोटल इलेक्ट्रिक लोडिंग को या टोटल एम्पियर कंडक्टर जो आर्मेचर की पेरिफेरी में अलग अलग स्लोट्स में कंडक्टर करंट कैरी करते समय बनाते हैं उसे स्पेसिफिक करंट लोडिंग के साथ रिलेट कर सकते हैं। और यहाँ ये जो D है वो एयर गैप की डायमीटर हो गई है और L हमारी आर्मेचर कोर की ग्रॉस लेंथ हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग या एवरेज फ्लक्स डेंसिटी है वो पर यूनिट एरिया आर्मेचर सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया पर गिरने वाला फ्लक्स हो गया है टेस्ला में। इसी तरह से स्पेसिफिक करंट लोडिंग आर्मेचर पेरिफेरी की जो लेंथ है उसमें पर यूनिट लेंथ आर्मेचर कंडक्टर्स की लोडिंग हो गई है। हम इंडक्शन मोटर की आउटपुट इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं जब हम टोटल मैग्नेटिक लोडिंग की जगह स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग का इस्तेमाल करते हैं और एयर गैप के डायमीटर और ग्रॉस आर्मेचर कोर लेंथ को रिलेट करते हैं तो टोटल मैग्नेटिक लोडिंग की जगह हम ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इसी तरह से टोटल करंट लोडिंग की जगह हम स्पेसिफिक करंट लोडिंग के साथ टोटल आर्मेचर पेरिफेरी लेंथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी बचे हुए एक्सप्रेशन को हमने अगली स्टेप में एज इट इज रिपीट किया हुआ है। दोनों पाई के स्क्वायर से जो पाई स्क्वायर हुआ है उसे हम 1.11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 11 हो जाएगा। स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक करंट लोडिंग को एक अलग मल्टीप्लिकेशन में हमने रख लिया है और जो आर्मेचर कोर की डायमीटर है वो 2 बार यहाँ स्क्वायर में आ गई है और जो ग्रॉस कोर लेंथ है वो L यहाँ आ गई है। वाइंडिंग फैक्टर, फुल लोड पे पावर फैक्टर और मोटर की फुल लोड पे ओवरऑल एफिशिएंसी यहाँ एक अलग कांस्टेंट प्रोडक्ट बन गई है और ये NS रिवोल्यूशन पर सेकंड में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की सिंक्रोनस स्पीड है। अगर हम इन कांस्टेंट्स को इस प्रोडक्ट 11 के साथ स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और करंट लोडिंग के साथ एक नई कांस्टेंट बना दें तो उस नई कांस्टेंट को हम एक आउटपुट कोएफिशिएंट C0 कहते हैं और एक मोटर का मैकेनिकल आउटपुट इस आउटपुट कोएफिशिएंट के साथ मोटर की जो 2 मेन फिजिकल डायमेंशंस हैं, एयर गैप की डायमीटर और कोर की ग्रॉस लेंथ, उसके साथ एक रिलेशन D2L का आउटपुट के साथ बना रहा है और ये रिवोल्यूशन पर सेकंड में रोटेटिंग
मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड हो गई है। यहाँ जो हमारा आउटपुट कोफिशिएंट है वो कुछ न्यूमेरिक कांस्टेंट 11 के साथ मोटर की डिजाइन में जो वाइंडिंग का पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का प्रोडक्ट वाइंडिंग फैक्टर है, फुल लोड पे मोटर की जो ओवरऑल एफिशिएंसी है और ऑपरेटिंग पावर फैक्टर है, उन कांस्टेंट के साथ स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक करंट लोडिंग के साथ एक प्रोडक्ट बनता है। इसे हम आउटपुट कोफिशिएंट कहते हैं। और ये आउटपुट कोफिशिएंट किसी गिवन मटेरियल और कूलिंग कंडीशंस पे अगर कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि जो मोटर का मैकेनिकल आउटपुट है वो उसकी फिजिकल डायमेंशंस के साथ एक रिलेशन रख रहा है। और इन फिजिकल डायमेंशंस को एयर गैप की इस डायमीटर जो रोटर और स्टेटर के बीच में छोटा सा गैप है उसमें, और कोर की जो ग्रॉस लेंथ है उसे हमने यहाँ चित्र में दिखाया हुआ है। और यही फिजिकल डायमेंशंस हैं वो मोटर के आउटपुट को रिफ्लेक्ट या रिलेट करती है। तो हम समझ सकते हैं कि मोटर की जो आउटपुट इक्वेशन है वो उसके मैकेनिकल आउटपुट का मेन डायमेंशन जो वॉल्यूम का फॉर्म बनाता है, जो साइज और कॉस्ट को डिफाइन करेगा, उसके साथ एक रिलेशन है। और उस रिलेशन में एक आउटपुट कोफिशिएंट है जो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग, स्पेसिफिक करंट लोडिंग के अलावा डिजाइन में जो मोटर की वाइंडिंग का फैक्टर है, फुल लोड पे रनिंग एफिशिएंसीज हैं और ऑपरेटिंग पावर फैक्टर है, उसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू रख लेगा। और इस आउटपुट का एक रिलेशन रिवोल्यूशन पर स्पीड्स पर है। जरा जानते हैं कि हमारी जो स्पेसिफिक लोडिंग्स हैं जो आउटपुट कोफिशिएंट को डिफाइन करती है और जो स्पीड है वो आउटपुट के साथ फिजिकल डायमेंशंस को किस तरह से प्रभावित करती है उसे समझते हैं। आउटपुट इक्वेशन से हम समझ सकते हैं कि अगर किसी मशीन की डिजाइन ज्यादा स्पीड पे की जाती है, अर्थात मशीन को कम पोल संख्या के साथ बनाया जाता है, तो सेम मैकेनिकल आउटपुट के लिए उसमें d2L कम होने से उसका फिजिकल साइज, कॉस्ट और वेट कम हो जाएगा। अगर हमारी मोटर एप्लीकेशन में स्पीड बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या क्राइटेरिया नहीं हो तो किसी भी मोटर को कम पोल और ज्यादा स्पीड के साथ जब हम डिजाइन करेंगे तो हमारी कॉस्ट सेविंग आएगी। लेकिन ध्यान रहे, हायर स्पीड पर काम करने वाली मशीन्स में मैकेनिकल नॉइज और वाइब्रेशंस के लेवल ज्यादा होंगे और उसमें फ्रिक्शन और विंडेज प्रकार के मैकेनिकल लॉसेस से हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। उसके बियरिंग और दूसरे मैकेनिकल स्ट्रक्चर में वियर एंड टियर भी ज्यादा हो सकती है। तो जब हमें नॉइज और वाइब्रेशन लेवल कम रखने होते हैं तो हम कम स्पीड की मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसी कम स्पीड की मशीनों में हमारी फिजिकल डायमेंशंस ज्यादा बड़ी होने से कॉस्ट और वेट और साइज बड़ा हो जाएगा। मोटर के आउटपुट का, मोटर की कॉस्ट को कंट्रोल करने वाला जो ये वॉल्यूम पैरामीटर है d2L, उसके साथ एक रिलेशन आउटपुट कोफिशिएंट का है। अगर हम किसी ऐसी इंडक्शन मोटर को डिजाइन करते हैं जिसका आउटपुट कोफिशिएंट अधिक है तो सेम मैकेनिकल आउटपुट के लिए d2L ये वॉल्यूम पैरामीटर कम होने से मोटर में मटेरियल का वॉल्यूम, साइज, वेट और कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम हायर स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग या स्पेसिफिक करंट लोडिंग के साथ आउटपुट कोफिशिएंट को इंक्रीज करते हैं तो एक लिमिट से ज्यादा इन स्पेसिफिक लोडिंग को इंक्रीज करने से हमारी मोटर की बहुत सारी परफॉर्मेंस पे एडवर्स इफेक्ट्स आने लगेंगे। जैसे स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग बढ़ाने से मोटर का पावर फैक्टर कम हो जाएगा, आयरन लॉसेज ज्यादा हो जाएंगे। स्पेसिफिक करंट लोडिंग बढ़ाने से कॉपर लॉसेज ज्यादा होंगे। लॉसेज बढ़ने से अगर स्पेसिफिक लोडिंग बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर राइज ज्यादा होगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी और हमारी मशीन्स की जो ओवरलोड कैपेसिटी है वो भी इनसे प्रभावित होती है। इन सब के बारे में हम बहुत डिटेल में एक दूसरी वीडियो में समझेंगे कि स्पेसिफिक करंट लोडिंग और स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग का हमारे डिजाइन की परफॉर्मेंस पर क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम एक टिपिकल इंडक्शन मोटर के लिए एयर गैप में जो एवरेज फ्लक्स डेंसिटी है अर्थात स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग है उसे 0.3 से 0.65 टेस्ला के बीच में रखते हैं। और ये वैल्यू एक कंपेरेबल डीसी मशीन की डिजाइन से हल्की सी कम है क्योंकि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग का मैग्नेटाइजिंग करंट और पावर फैक्टर पे इंपैक्ट है और एक इंडक्शन मोटर में पावर फैक्टर बेटर रखने के लिए, मैग्नेटाइजिंग करंट को कम रखने के लिए हम स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को डीसी मशीन की कंपैरिजन में हल्का सा कम लेते हैं। वहीं जो स्पेसिफिक करंट लोडिंग का मैग्नीट्यूड है वो डीसी मशीन्स के कंपेरेबल है और ये 10,000 से 45,000 एम्पियर टर्न पर मीटर हो सकता है। आशा है आज की इस वीडियो लेसन से आपको इंडक्शन मोटर की डिजाइन में आउटपुट इक्वेशन किस तरह से डिराइव करते हैं और हमारी आउटपुट इक्वेशन में जो मेन डायमेंशंस हैं, एयर गैप के डायमीटर और ग्रॉस कोर लेंथ, उसका जो वॉल्यूम प्रोडक्ट रिलेशन है d2L, वो किस प्रकार आउटपुट से और आउटपुट कोफिशिएंट से रिलेशन रखता है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमारी इसी प्लेलिस्ट की मदद से आप इंडक्शन मोटर की डिजाइन को और अच्छा समझ सकते हैं और श्रीदेवी क्लासेस की दूसरी प्लेलिस्ट की मदद से भी आपकी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। आप अच्छा पढ़ें
बढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रमोटिंग आवर चैनल। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप डिस्क्रिप्शन लिंक से पीपीटी नोट्स को शेयर करें और अपनी स्टडीज को जारी रखें।